तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन ब्रांच में आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है यहाँ पे टू डिटरमाइन फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स। ठीक है, तो अब हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारा कोर्स एग्रीगेट के ऊपर होगा। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिकल हमें ये समझना है कि फ्लेकीनेस क्या होता है और इलोंगेशन क्या होता है। ठीक है, तो फ्लेकी पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलोंगेशन पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनको समझते हैं पहले। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, मेरे पास दो पिक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास जो पिक्चर है वो है ये वाली, इस टाइप के पार्टिकल्स, इनको हम कहते हैं फ्लेकी पार्टिकल्स। और जो सेकंड वाले पार्टिकल्स हैं मेरे यहाँ पे, इनको कहते हैं इलोंगेटेड पार्टिकल्स। तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, फ्लेकी पार्टिकल्स और इलोंगेटेड पार्टिकल्स। फ्लेकी पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी क्या हमारे पास दो डायमेंशंस के कंपैरिजन में, आपको ऑब्वियसली बात पता है, दो तीन डायमेंशंस हमारे पास होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो लेंथ, थिकनेस एंड हाइट, किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो अगर मेरे पार्टिकल की थिकनेस, अगर मेरे किसी भी पार्टिकल की थिकनेस बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अदर टू डायमेंशन, तो वो पार्टिकल मेरा आता है फ्लेकी पार्टिकल्स के अंदर। और इलोंगेटेड पार्टिकल्स क्या होता है, अगर मेरे पार्टिकल की एक डायमेंशन बहुत ज्यादा है, जो मेरी हाइट है, जैसे इस पार्टिकल में देखना आपकी ये वाली जो डायमेंशन है ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ एंड एज कंपेयर टू इस थिकनेस, जो इसकी बैक साइड में होगी, उसके कंपैरिजन में अगर मेरी हाइट बहुत ज्यादा है तो वो हो गया मेरा इलोंगेटेड पार्टिकल। और फ्लेकी पार्टिकल्स मेरे हो गए अगर मेरे पार्टिकल में क्या है, बहुत कम क्या है, थिकनेस है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ एंड लेंथ, तो ऐसे पार्टिकल मेरे क्या हो जाते हैं, फ्लेकी पार्टिकल। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं किसके लिए चेक कर रहे हैं, कि हमारा जो एग्रीगेट सैंपल है, कोर्स एग्रीगेट सैंपल, उसमें हमारे कितने पार्टिकल्स कैसे हैं, फ्लेकी हैं एंड इलोंगेटेड है। ठीक है, तो जनरली हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो कोर्स एग्रीगेट का सैंपल है उसमें फ्लेकी और इलोंगेटेड पार्टिकल्स बहुत कम क्वांटिटी में हो। ठीक है, तो यही है हमारा एम, टू डिटरमाइन फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो चेक करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले कि इसमें एपरेटस रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे हमारे। ठीक है, तो एपरेटस की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो हमें इसमें चाहिए होगा स्टैंडर्ड थिकनेस गॉज फॉर फ्लेकीनेस इंडेक्स। जब मुझे फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालना है तो मैं कौन सा एपरेटस यूज करूंगा, स्टैंडर्ड थिकनेस गॉज। ठीक है, और जब मुझे इलोंगेशन इंडेक्स निकालना है तो मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस यूज करूंगा, इलोंगेशन गॉज। ठीक है, तो ये आपको नाम से भी पता चला होगा कि इलोंगेशन गॉज मेरा यूज होगा फॉर इलोंगेशन इंडेक्स और थिकनेस गॉज आपका यूज होगा फॉर फ्लेकीनेस इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास वेइंग बैलेंस, और उसके बाद हमारे पास फिर से आएंगी सीव्स। सीव्स मैंने आपको बताया था कि सीव्स हमारे पास ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनमें वायर मैश होती है, और उन वायर मैश में किस साइज की गैपिंग आ रही है, उसी गैपिंग के बेसिस पे उनका साइज डिसाइड होता है। तो हम कोर्स एग्रीगेट पे इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हमारी जो सीव्स यूज होंगी बड़े साइज की होंगी, मींस 63 mm, 50 mm, 40 mm, 31.5 mm, ये हमारी कुछ सीव्स यूज होंगी। एंड लोएस्ट जो हम सीव यूज करेंगे वो करेंगे 66.3 mm लास्ट। उसके बाद ट्रॉवल या स्कूप आपको यूज करना होगा इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये ऐसे कुछ हमारी सीव्स इसमें यूज होंगी। ये हमारा वेइंग बैलेंस है और ये हो गया हमारा ट्रॉवल। ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे फ्लेकीनेस गॉज, या जिसे हम कहते हैं थिकनेस गॉज, एंड सेकेंड वन इज अवर इलोंगेशन गॉज। तो इसमें इलोंगेशन गॉज कौन सा है और फ्लेकीनेस गॉज कौन सा है ये बता देता हूं आपको। तो ये जो हमारा है ये है हमारा थिकनेस गॉज। ठीक है, और ये वाला हमारा जो है ये है हमारा इलोंगेशन गॉज। ठीक है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आपको दिख ही रहा होगा, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था ना आपको, थिकनेस गॉज और इलोंगेशन गॉज। तो ये है आपका इलोंगेशन गॉज और ये है थिकनेस गॉज। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या होंगे, कुछ गैपिंग दिख रहे होंगे अलग अलग साइज के। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला एक अलग गैप है, यहाँ पे थोड़ा कम गैप है, ये और कम गैप है। तो बेसिकली हमने यहां से एग्रीगेट्स को इन साइड से पास कराना है। अब कौन से एग्रीगेट को कौन से साइड से पास कराना है वो डिपेंड करेगा सीव एनालिसिस के बाद। सिमिलरली आपको यहां पे दिख रहा होगा इलोंगेशन गॉज में यहां पे थोड़ा ज्यादा गैपिंग है, यहां पे थोड़ा कम है, फिर और कम है, कम है। तो ऐसे करके हमारी गैपिंग क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है इलोंगेशन गॉज में। तो इसी गैपिंग से आपको अपने एग्रीगेट सैंपल को पास कराना है आफ्टर सीव एनालिसिस। ठीक है, तो यही रीजन था
कि मैंने आपका जो प्रैक्टिकल था सीव एनालिसिस वाला ग्रेडिंग का, वो पहले परफॉर्म कराया था आपको सबसे पहले। वैसे जो आपका कोर्स करिकुलम है उसमें वो बाद में मेंशन्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कराया था कि आपका अगर क्या है कि जो आपकी थिकनेस है, मतलब एक जो आपकी डायमेंशन है थिकनेस, वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अदर टू डायमेंशन, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फ्लेकी पार्टिकल्स कहते हैं। तो जो फ्लेकी पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली, कि आपकी एक डायमेंशन बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस, ठीक है। और अगर इसको हम मैथमेटिकली समझें तो अगर आपकी जो मीन डायमेंशन है, मतलब तीनों का जो एवरेज डायमेंशन है, उसके कंपैरिजन में आपकी एक डायमेंशन मतलब जो थिकनेस है वो क्या है, लेस देन है 0.6 टाइम्स, 0.6 टाइम्स आपकी कम है अगर डायमेंशन विद अदर टू डायमेंशन, तो वो आपका पार्टिकल होता है फ्लेकी पार्टिकल्स। और जो दूसरी डायमेंशन थी आपकी, जो दूसरा था वो था इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो इलोंगेटेड एग्रीगेट में आपका क्या होता है, जो एक डायमेंशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब मैथमेटिकली अगर इसको हम समझे तो मैथमेटिकली आपको बता दूं वो कितना होगा, 1.8 टाइम्स, 1.8 जो यहां पे मेंशन है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी मीन डायमेंशन से एक डायमेंशन 0.6 टाइम्स कम है तो वो आपका हो गया फ्लेकी पार्टिकल, और अगर आपकी एक डायमेंशन 1.8 टाइम्स ज्यादा है फ्रॉम मीन डायमेंशन तो वो आपकी होती है कैसी, इलोंगेटेड पार्टिकल्स। क्लियर हो गया। तो वही चीज आपको यहां पे समझनी है फ्लेकी और इलोंगेटेड में। तो आई होप आपको इतना थ्योरेटिकली समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको क्लियरली बताया कि आपको ट्राई यही करना है कि आपका जो एग्रीगेट सैंपल हो उसमें फ्लेकी पार्टिकल्स भी कम होने चाहिए और इलोंगेटेड पार्टिकल्स भी कम होने चाहिए। अब यहां पे ये तो हो गया फ्लेकी और इलोंगेटेड की बात। अब फ्लेकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स क्या है, बेसिकली यहां पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, तो मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया है, उसके बेसिस पे आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्लेकीनेस इंडेक्स, पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको अपनी सीव्स को अरेंज करना है। आप सब लोगों को पता है जब सीव्स को अरेंज करते हैं तो सबसे बड़े साइज की सबसे नीचे आती है, फिर थोड़ा कम, उससे छोटा, ठीक है। सॉरी, सबसे छोटे साइज की सबसे नीचे आएगी और सबसे बड़े साइज की मेरे जो सीव होगी वो सबसे ऊपर आएगी, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट होगी और यहाँ पे स्मॉलेस्ट होगी। क्लियर। तो आपको इसी तरीके से इन सीव्स को अरेंज करना है। अब उसमें क्या करना है, आपको एग्रीगेट सैंपल कितना लेना है, हम कोर्स एग्रीगेट सैंपल इसमें कितना लेंगे वो आपको बता दूं। तो आपकी जो क्वांटिटी होगी एग्रीगेट की वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि आपको 2 kg लेना है, 5 kg। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रैक्शन आए उसमें 200 पीसेस जरूर होने चाहिए, ठीक है। टोटल जो होना चाहिए आपके 200 पीस ऑफ एग्रीगेट जरूर होने चाहिए इस सैंपल को, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। 200 पीसेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब आपने सीव एनालिसिस कर लिया, ठीक है, क्योंकि हम कोर्स एग्रीगेट वाला कर रहे हैं तो आपको जो शेकिंग प्रोसेस करनी होगी मैनुअली करनी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस अलग अलग सीव में कितने पार्टिकल्स आए हैं उनका क्या करना है, आपको वेट मेजर करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कौन से गॉज से उसको पास कराना है वो आपको डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम एक बार उसको फ्लेकीनेस गॉज से भी पास कराएंगे और एक बार हम क्या करेंगे, उसको फ्लेकीनेस मतलब थिकनेस गॉज से पास कराएंगे, और एक बार हम उन्हीं एग्रीगेट को 1 by 1 हर सीव में जितने भी सैंपल्स मेरे पास कलेक्ट हुए होंगे उनको हम एक बार इलोंगेशन गॉज से भी पास कराएंगे। उस बेसिस पे हमारे पास फ्लेकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स आता है। अब ये तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, टोटल वेट पासिंग फ्लेकीनेस गॉज अपॉन टोटल वेट ऑफ टेस्ट सैंपल, और इलोंगेशन गेज में लिखा है टोटल वेट रिटेन। तो यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्लेकीनेस के टाइम पे आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है क्या, टोटल वेट पासिंग, कि आपके फ्लेकीनेस गॉज से या थिकनेस गॉज से कितना सैंपल पास हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, ये वाली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, टोटल वेट पासिंग इन केस ऑफ फ्लेकीनेस इंडेक्स, एंड इलोंगेशन के केस में टोटल वेट रिटेन्ड। इसके केस में क्या है, इलोंगेशन इंडेक्स में कि कितना वेट रिटेन्ड हुआ, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, टोटल वेट रिटेन्ड इन केस ऑफ इलोंगेशन इंडेक्स, एंड इन केस ऑफ फ्लेकीनेस इंडेक्स आपको ध्यान रखना है कि आपका जो
इलोंगेशन में रिटेन्ड एंड फ्लेकीनेस में पासिंग। ठीक है, तो इफ एफ आई फ्लेकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स मैंने दोनों ही आपको बताया कि आपको कम होना चाहिए, आपके पूरे सैंपल में दोनों ही क्वांटिटी कम रहनी चाहिए तो ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए। तो आपका एफ आई कभी भी 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका जो इलोंगेशन इंडेक्स है वो भी कभी भी आपका क्या है 35%, 30% एफ आई एंड ई आई आपका 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर ये ज्यादा होता है तो आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए आप इन सैंपल्स को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टेस्ट है 6.3 mm या उससे स्मॉलर पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये किसका प्रैक्टिकल है, कोर्स एग्रीगेट का। ठीक है, तो मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया है, कैलकुलेशन आपको बता दिया है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसकी वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है, कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। तो ये हमारे पास अलग अलग सीव्स हैं, 63 mm, 50 mm। यहां पे हमने सीव्स को अरेंज करके रखा है, सबसे ऊपर हमारी सीव है सबसे बड़े साइज की, और इस तरीके से वो नीचे जाती जा रही है। ठीक है, वीडियो को ढंग से समझ लेना। ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे थिकनेस गॉज जो यूज होगा किसके लिए, फ्लेकीनेस इंडेक्स के लिए। एंड सेकंड वन है हमारा यहाँ पे इलोंगेशन गॉज जो हमारा यूज होगा किसके लिए, फॉर इलोंगेशन इंडेक्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ये एक कोर्स एग्रीगेट का हमने सैंपल लिया है, इसमें हमने क्या किया, सबसे ऊपर सीव्स को यहां पे अपने सैंपल को रख लिया। ठीक है, और इनको हम मैन्युअली शेक करेंगे और 1 बाय 1 चेक करेंगे कि किस सीव में कितना सैंपल हमारा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर से शेक किया इसको मैन्युअली, और उसके बाद हमारे किस सैंपल में कितना सीव आ रहा है वो हमने, थोड़ा सा एक बार फिर से वीडियो प्ले करता हूं, 1 बाय 1 हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सैंपल है ये 25 mm से तो पास हो गया, बट 20 mm पे रिटेन्ड हो गया। अब ये कितना रिटेन हुआ है एक बार उसको वेट कर लेते हैं। ये कौन सा सैंपल हमारा जो 25 mm की सीव से तो पास हो गया बट 20 mm की सीव पे रिटेन्ड हो गया, तो इसका एक बार वेट कर लेते हैं। तो ये यहां पे इसका वेट आ गया, कौन सा सैंपल है 25 to 20। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, देखो फ्लेकीनेस के लिए कर रहे हैं थिकनेस गॉज। तो इस थिकनेस गॉज में हमारे पास स्टार्टिंग में मैंने जब आपको दिखाया था तो अलग अलग स्लॉट बता रहा था मैं आपको कि स्लॉट्स की क्या है, अलग अलग वेरिएशन है। तो इसमें एक पर्टिकुलर स्लॉट होगा जिसमें लिखा होगा, मेंशन होगा आपके एपरेटस में कि ये स्लॉट 25 to 20 mm के लिए बना हुआ है। तो 25 mm और से जो सैंपल पास हो जा रहा है 20 mm पे रिटेन्ड हो रहा है, आपको उसको इस स्लॉट से पास कराना है, ये वाले स्लॉट से, ये वाला वो सब मेंशन रहता है हमारे एपरेटस में और का। ठीक है, अब ये स्लॉट कैसे आता है अभी मैं इसको भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा जब ऑब्जर्वेशन टेबल बताऊंगा। ठीक है, तब आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो 1 बाय 1 हमने यहां पे क्या किया, देखो दोनों अलग अलग सैंपल्स कर रहे हैं, एक कौन से उससे पास नहीं हो रहे हैं उनको अलग कर रहे हैं, और जो पास हो रहे हैं उनको हम नीचे रख रहे हैं। तो कुछ सैंपल हमारे पास हो जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालते टाइम हमें कौन से सैंपल काम में आएंगे, जो उस स्लॉट पर्टिकुलर स्लॉट से पास हो जाते हैं। तो इस बेसिस पे हमारे पास ये जो सैंपल है आगे के वो आ गए हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जो पास हो गए उनका भी हमें क्या करना है, वेट करना है। तो ये हमने वेट कर देते हैं दोबारा से उनका, जो पास हो गए। ठीक है, तो ये हैं वो पास वाले, तो इनका वेट यहां पे आ गया 190 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है, अलग अलग सीव से, अब उसी टेस्ट सैंपल में हमने क्या किया, इलोंगेशन इंडेक्स में है। तो सिमिलरली इलोंगेशन गॉज में भी हमारे पास एक स्लॉट हो, अलग अलग जो स्लॉट बने हैं वो अलग अलग सैंपल्स के लिए बने हैं। तो ऐसे स्लॉट को हमें चूज करना है इलोंगेशन गॉज में, जो कि क्या होगा 25 to 20 के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब ये स्लॉट कैसे आता है ये भी मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे लिए कौन सा वाला सैंपल रहेगा कि जो रिटेन हो रहा है, मतलब जो पास नहीं हो रहा है। इस टाइम हमारे लिए काम का कौन सा वाला है, ये वाला जो ऊपर के साइड है। जो पास हो जा रहे हैं वो काम के नहीं हमारे, किस केस में, इलोंगेशन इंडेक्स वाले केस में। तो ऐसे करके हम उनको पास करा रहे हैं। तो इस केस में हम वेट करेंगे वेट रिटेन्ड वालों का इलोंगेशन में। तो हमने यहां से वेट रिटेन्ड वालों का वेट कर दिया, और ये हो गया हमारे पास वेट रिटेन्ड इलोंगेशन इंडेक्स में। ठीक है,
फिर दोबारा से हमने अब नेक्स्ट सीव के लिए भी सेम टास्क परफॉर्म करना है। ये दूसरी वाली सीव आ गई जो हमारी क्या है 20 to 16 mm वाली है, मतलब जो 20 से पास हो गई बट 16 में रिटेन्ड हो गई। तो अगेन वही प्रोसेस आपको करनी है। सैंपल वेट हमारे पास पहले टोटल का करेंगे, फिर इस सैंपल को हम क्या करेंगे, एक बार थिकनेस गॉज से पास कराएंगे और एक बार इलोंगेशन गॉज से पास कराएंगे। बस डिफरेंस क्या आएगा, इस टाइम हमारा स्लॉट चेंज हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने इस स्लॉट से किया था, इस टाइम उसके नीचे वाले स्लॉट से हम इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लेकीनेस इंडेक्स के लिए थिकनेस गॉज। और सिमिलरली हम सारे ही अलग अलग सैंपल्स, अलग अलग सीव से पास होने वाले सैंपल्स पे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो शायद वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली अब जंप करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो ऑब्जर्वेशन टेबल हमारी यहाँ पे दो बनेंगी। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर इलोंगेशन इंडेक्स एंड सेकेंड वन इज फॉर फ्लेकीनेस इंडेक्स। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स को पहले समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था इसमें, एक बार देख लेते हैं। साइज ऑफ एग्रीगेट थिकनेस, तो यहां पे अलग अलग सीव्स हैं, 63 to 50, 50 to 40, 40 to 31.5। तो ये अलग अलग सीव्स हैं और इनमें हम चेक करेंगे कि हमारे कौन सी सीव में कितना सैंपल आया। तो हमारे केस में 63 से लेकर 25 तक कोई भी सैंपल कलेक्ट नहीं हो रहा था। डायरेक्टली 25 mm से जो पास हुआ और 20 पे रिटेन्ड हुआ उसका हमारे पास यहाँ पे एक वेट आ गया 3240। ठीक है, और उसके बाद 20 से जो पास हुआ 16 पे रिटेन्ड हुआ वो हो गया 1385 और 16 से जो पास हुआ 12.5 पे आया वो हो गया 905। और ऐसे करके हमारे अलग अलग सैंपल यहाँ पे वेट ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास ये आ गए। ये जो चार हैं ये वेट ऑफ फ्रैक्शन है और इनका अगर मैं टोटल सम कर लूं तो वो आ जाता है मेरे पास 5990 अराउंड 6 kg। ठीक है, अब पहले हम थिकनेस गॉज की बात करेंगे फ्लेकीनेस इंडेक्स की। ठीक है, तो फ्लेकीनेस इंडेक्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये 33.90, 27.9, ये क्या चीज है पहले इसे समझ लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था फ्लेकीनेस कोई भी एग्रीगेट फ्लेकी कब होता है, जब उसकी मीन डायमेंशन से, मतलब उसकी जो एवरेज डायमेंशन है उससे उसकी जो स्मॉलेस्ट डायमेंशन है वो 0.6 टाइम्स क्या हो, छोटी हो। तो अगर मैं बात करूं इस सैंपल की, मैं इजी कैलकुलेशन रहेगी आपकी 50 और 40 के बीच में, तो इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का मीन कितना होगा 45। और अगर आप 45 का 0.6 निकालते हो, 45 इंटू 0.6, तो अराउंड वो आपका कितना आता है 27 के अराउंड आता है ना, 27 आएगा आपका 0.6 टाइम। तो इस तरीके से आपका ये वाला चीज आया है यहाँ पे। ठीक है, आपका जो ये 27 स्लॉट था तो यही हमारा उस सैंपल में स्लॉट बनेगा। तो जब हम वहां पे कर रहे थे 25 और 20, इसका एवरेज होगा 22.5 और उसका 0.6 होगा 13.5। तो जो उसमें वो स्लॉट बने हुए थे ना डिफरेंट, वो इसी बेसिस से बने थे। तो जो ये 13.5 है या 20 और 16 के केस में 10.8 है, तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली दोनों सीव्स का एवरेज ले रहे हैं हम और उसके बाद उसको 0.6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इंटू कर रहे हैं सॉरी, तो उस बेसिस पे वो स्लॉट्स बने हैं। तो ये स्लॉट्स हमारे जो थिकनेस गॉज में बने हैं वो इसी बेसिस से बने हैं। तो इन स्लॉट से फिर जब हम सैंपल को पास करा रहे हैं तो उनका अलग अलग वेट आ रहा है। तो पहले वाले केस में आया हमारा 190, जिनको मैंने बोल्ड किया हुआ है ना वो सब हमारी रीडिंग्स है, ये रीडिंग्स होंगी जो बोल्ड हो रखे हैं, और जो नॉर्मल लिखे हैं मैंने ये आपकी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो उन चार सीव से हमारा ये फ्रैक्शन पास हुआ है। ध्यान रखना फ्लेकीनेस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पासिंग का वेट मेजर करेंगे। ठीक है, और उनका वेट टोटल वेट आ गया 440। ठीक है, ये हमारा टोटल वेट है और ये टोटल पासिंग वेट है 440। किसके केस में हुआ, ये फ्लेकीनेस इंडेक्स के केस में हुआ। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, तो नेक्स्ट इलोंगेशन इंडेक्स के केस में। अब इलोंगेशन इंडेक्स के केस में आपको याद हो अगर तो मैंने क्या कहा था, अगर आपकी एक पर्टिकुलर डायमेंशन एवरेज से 1.8 टाइम्स ज्यादा है, 1.8 टाइम्स, तो हम उस पार्टिकल को बोलते हैं इलोंगेटेड पार्टिकल्स। तो अगर मैं यहां पे बात करूं जैसे ये वाला केस है 50 to 80, 50 to 40, ठीक है, 50 और 40 का एवरेज क्या हो जाएगा 45, और 45 को अगर आप इंटू करोगे 1.8 से तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 81 आएगा। तो इलोंगेशन के केस में जो ये स्लॉट्स बने हैं ये कैसे बने हैं, इन दोनों के सीव्स के एवरेज को हमने क्या किया है 1.8 से इंटू कर दिया, तो उसके बेस पे हमारे लेंथ गॉज यहाँ पे ये स्लॉट्स आ रखे हैं। क्लियर, समझ में आ गया कैसे हुआ ये, ठीक है। तो ये है आपका लेंथ गॉज।
अब उसके बाद वेट ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो हमारे केस में 25 to 23,240 ये हमारा क्या हुआ था, सैंपल का वेट आया था। ये तो सेम रहेगी फर्स्ट वाली रीडिंग, लेकिन जब हम इलोंगेशन इंडेक्स निकाल रहे हैं उस केस में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो क्या है, वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन ईच फ्रैक्शन रिटेन्ड। तो वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन ईच फ्रैक्शन रिटेन्ड जो हमारे पास आ जाएगा, 330 आया हुआ है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है रिटेन्ड, और फ्लेकी के केस में क्या होगा, वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग। तो ये हमारे पास 4 आ गए यहां पे रीडिंग्स, और उन सबका हमने वाई में क्या कर दिया, टोटल कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ऑब्जर्वेशन टेबल दोनों ही। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन में देखें तो फ्लेकीनेस इंडेक्स के केस में क्या हो जाएगा, टोटल वेट पासिंग फ्लेकीनेस गॉज अपॉन टोटल वेट ऑफ टेस्ट सैंपल। तो हमारे पास टोटल वेट ऑफ सैंपल है 5990, ये दोनों ही केस में सेम रहेगा। और टोटल वेट पासिंग जो हो रहा है, जब हमने उन सबका सम किया था तो वो हो गया था 440। तो 440 डिवाइडेड बाई 5990 इंटू 100, तो ये इक्वल्स हो गया हमारा 7.34% इन फ्लेकीनेस इंडेक्स। और इलोंगेशन इंडेक्स के केस में हमारा टोटल वेट रिटेन्ड ऑन इलोंगेशन गॉज, वो उसको अगर मैं कर दूं तो 1035, ये नहीं आएगा यहां पे। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, केवल इतना फ्लेकीनेस गॉज। ठीक है, टोटल वेट रिटेन्ड ऑन इलोंगेशन गॉज अपॉन टोटल वेट ऑफ टेस्ट सैंपल, तो ये हो जाएगा 1035 डिवाइडेड बाई 5990 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 17.27%, और ये हो गया हमारा 7.34%। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, यहां पे टेस्ट देख लिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, फ्लेकीनेस इंडेक्स 7.34 और इलोंगेशन इंडेक्स 17.27%। तो फाइनल रिजल्ट है हमारा 7.34% फॉर फ्लेकीनेस इंडेक्स, तो जो कि हमारा क्या है, लेस देन 30% है, जो परमिसिबल था। और इलोंगेशन इंडेक्स भी हमारा परमिसिबल लिमिट के अंदर है 17.27%। तो इट मींस जो हमारा एग्रीगेट सैंपल है इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, ये कुछ इसके प्रिकॉशंस हैं। तो आई होप आपको फ्लेकीनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स कैसे मेजर करना है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। सो हेलो स्टूडेंट्स, वी आर परफॉर्मिंग आवर प्रैक्टिकल सीरीज जो आपका कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी है, उसमें हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल अभी जो आ रहा है इसमें वो है टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल में को हम परफॉर्म करेंगे, उसमें हमें डिटरमाइन करना है कि जो हमारा एग्रीगेट सैंपल है, जो हमारा कोर्स एग्रीगेट सैंपल है, उसमें बेसिकली ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है और वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है। ठीक है, तो हमारे एग्रीगेट सैंपल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है और वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, ये हम डिटरमाइन करेंगे इस टेस्ट में। बट बिफोर मूविंग हमें सबसे पहले, जैसे हम हमेशा ही करते हैं, कि ये समझना है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है और वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट को परफॉर्म करना, इन फैक्टर्स को निकालने से क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली क्या होता है, मैं अगर आपको जनरल टर्म में समझाऊं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसा कोई नहीं है। आपको क्या करना है, अपने एग्रीगेट सैंपल को हम क्या करते हैं, जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अपने एग्रीगेट सैंपल को कंपेयर कराते हैं एक स्टैंडर्ड के साथ। अब वो स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट केसेस में वो डिफरेंट हमारे पास सैंपल होते हैं। कि जैसे एग्रीगेट के केस में हमारे पास वो जो स्टैंडर्ड होगा वो होगा वाटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जो हमारा एग्रीगेट है उसका एक गिवन वॉल्यूम होगा, उसके वेट को कंपेयर कराएंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर के वेट के साथ। समझ में आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमने क्या करना है, वेट ऑफ एग्रीगेट को हम कराएंगे वेट ऑफ वाटर के साथ कंपेयर। बट कंडीशन क्या है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, तो वो हमारा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, अपने एग्रीगेट सैंपल को कंपेयर कराना है एक स्टैंडर्ड के साथ, और वो स्टैंडर्ड हमारे केस में है वाटर। तो उस वाटर के इक्वल वॉल्यूम के वेट को, दोनों का रेशियो ही हमारे पास क्या होगा, रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वही हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी से बेसिकली होता क्या है, हमारे एग्रीगेट की क्या स्ट्रेंथ है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एग्रीगेट सैंपल लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का होगा तो इट मींस वो वीकर है, और अगर कोई एग्रीगेट सैंपल हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी का होगा तो इट मींस वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन हमारे पास है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, आपका किसी भी एग्रीगेट सैंपल में वेट ऑफ वाटर, कितना वाटर या मॉइस्चर उसमें है, और दूसरा वेट ऑफ सॉलिड,
उस एग्रीगेट में सॉलिड्स का क्या वेट है, उसी को अगर हम कंपेयर कराएं तो वो आपका क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। तो वाटर कंटेंट क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड हम क्या कहते हैं, वाटर कंटेंट है। मतलब वाटर कितना प्रेजेंट है, डिवाइड कर लेंगे वेट ऑफ सॉलिड से। तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट क्या होता है, ये आई थिंक आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो जो एक जनरल रेंज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की एग्रीगेट्स में, वो 2.5 to 3 होती है। और वाटर एब्जॉर्प्शन जो रेंज करता है हमारा एग्रीगेट में, वो जनरली रेंज करता है 0.1 to 2%। ठीक है, तो अब थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं अपने सैंपल में। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि इस जो ये हमारा एम है, इसमें कौन कौन से एपरेटस हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे। तो एपरेटस हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे, फर्स्ट वन इज बॉयंसी बैलेंस। तो बॉयंसी बैलेंस क्या होता है आपको ये बता देता हूं। ये जो यहाँ पे लिखा है बॉयंसी बैलेंस, ये बेसिकली ऐसा कुछ दिखता है, इस टाइप का। तो ये हमारा बॉयंसी बैलेंस है। नॉर्मल हमारे पास वेइंग बैलेंस होता है और इसके नीचे हमारे पास क्या है, ये बास्केट यहाँ पे जो मैंने हैंग कर रखे और यहाँ नीचे इसमें कंटेनर लगा होता है और साइड में एक लीवर आर्म होता है। इस लीवर की रोटेटिंग है, रोटेट करते हैं तो इसकी हेल्प से ही जो कंटेनर है ऊपर और नीचे को मूव करता है। तो यही डिफरेंस है एक नॉर्मल वेइंग बैलेंस में और बॉयंसी बैलेंस में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वायर बास्केट है, एक ऐसी बास्केट जो इसमें क्या होगा, वायर्ड होगी, मतलब ऐसी कंप्लीटली। मतलब क्या होगा, यहां से अगर हम इसमें वाटर फिल करते हैं तो यहां से इसमें क्या बनी है, एक वायर मैश बने हुए है, वायर मत। थर्ड वन इज थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड ओवन। हमें यहाँ पे इसमें एक ओवन रिक्वायर्ड होगा जो हम लास्ट में यूज करेंगे। ओवन ऐसा कुछ होता है लैब में, आप लोगों ने देखा होगा। फोर्थ वन इज कंटेनर और बकेट ग्रेटर इन साइज देन बास्केट। तो ये जो कंटेनर होगा वो इस बास्केट से बड़ा होना चाहिए साइज में, ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रे और ड्राई क्लोथ, ये तो नॉर्मल से हैं, ये तो लैब में अवेलेबल रहते ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे एपरेटस रिक्वायर्ड। थ्योरी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी शायद। तो अभी मूव करते हैं प्रोसीजर में। तो प्रोसीजर की बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें 2 kg ऑफ एग्रीगेट हम क्या कर रहे हैं, इसमें अपना 2000 ग्राम 2000 ग्राम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं स्टार्टिंग में। किसका, कोर्स एग्रीगेट का, जो कि हमारा 10 mm पार्टिकल साइज से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कोर्स एग्रीगेट आपका 4.75 से ऊपर होता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 10 mm से ग्रेटर साइज को यूज करेंगे। और ये हमारे पास हो गया। देखो इसमें हमें बहुत सारी रीडिंग लेनी है इस पूरे प्रैक्टिकल में, तो थोड़ा अच्छे से इसको समझना। फर्स्ट हमारे पास आ गया इसमें W1 आपका वेट हो गया किसका, 2000 ग्राम एग्रीगेट सैंपल का। तो टेक 2 kg ऑफ एग्रीगेट ग्रेटर देन 10 mm। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 किलो सैंपल ले लिया एग्रीगेट का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एग्रीगेट को डाल देंगे कहां पे, उस बास्केट के अंदर। ये बास्केट जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, ये वाली बास्केट के अंदर हमें क्या करना है, इस बास्केट के अंदर हमने 2 kg सैंपल को रख लिया। क्लियर, तो पहला वेट समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उस कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, जिस कंटेनर में क्या हो, वाटर भरा हो, उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, बकेट में, जिस बकेट के अंदर हम एग्रीगेट ऑलरेडी डाल चुके हैं, 25 टाइम्स अंदर बाहर, मतलब उसको क्या करेंगे, जो ड्रॉप करेंगे बास्केट को 25 टाइम्स उस कंटेनर में जिसमें क्या है, वाटर फिल हो रखा है पहले से। ठीक है, अब उस कंटेनर को हमने बॉयंसी बैलेंस के नीचे रख दिया, मतलब बॉयंसी बैलेंस के नीचे ये यहाँ पे वो कंटेनर आ रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला कंटेनर के अंदर। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हैंग कर देंगे बास्केट को। यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली इस वेइंग बैलेंस के नीचे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दिख ना रहा हो आपको, यहाँ पे एक हुक होता है। तो उस हुक के अंदर उस हुक पे हम इस बास्केट को क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे। यहाँ पे ये जो हैंडल है इसका, ये वाला, इसको हम यहाँ पे हैंग कर देंगे इस बैलेंस के नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस कंटेनर में तो हमारा ऑलरेडी वाटर फिल है, इस वाले में, नीचे वाले में यहाँ पे वाटर फिल होगा। ठीक है, तो इस लीवर आर्म से हम इस कंटेनर को धीरे धीरे ऊपर मूव कराएंगे। यहाँ पे लिखा है ना, हैंग द बास्केट इन हुक विच इज प्रोवाइडेड बिलो द वेइंग बैलेंस। और अब हम कंटेनर को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे हैंडल से और धीरे धीरे ऊपर लाएंगे। इस कंटेनर को ऊपर कितना लाना है कि हमारा जो वाटर हो 50 mm एबव हो एग्रीगेट से, मींस जो हमारे पास यहां वाटर भरा हुआ है इसमें, ये इतना ऊपर होना चाहिए कि हमारे एग्रीगेट्स कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएं, कंप्लीटली सबमर्ज हो। मतलब कि इनमें जो एग्रीगेट अगर यहां तक भरा हुआ है तो इससे आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर ऊपर, या आप कहो 50 mm ऊपर तक इसको लेके आना है, जिससे कि हमारे क्या हो, एग्रीगेट कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए। ठीक है,
ये है इसका प्रोसीजर। उसके बाद क्या करना है, आपको 24 आवर्स तक इसको ऐसे ही सबमर्ज कंडीशन में छोड़ देना है। मतलब बकेट के अंदर जो एग्रीगेट रखे हैं वो 24 आवर्स तक सबमर्ज रहेंगे। आफ्टर दैट हमारी क्या रीडिंग आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं, W2। तो जो W2 रीडिंग है ये हमारी आ जाएगी बेसिकली कब, आफ्टर 24 आवर्स। हमने जो रीडिंग लेनी है सबमर्ज कंडीशन में वेट ऑफ एग्रीगेट, वो क्या है, वो हो गई W2। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिमूव द सैंपल फ्रॉम वाटर एंड अलाउ टू ड्रेन फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद हमने क्या कर दिया, अपने एग्रीगेट्स को बाहर निकाला और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर लगा होगा वो कुछ देर के लिए सूख जाए खुद से। ठीक है। उसके बाद ड्राई क्लोथ से हम उसकी सरफेस मॉइस्चर को साफ करेंगे। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्रीगेट्स में कुछ तो क्या होता है, वाटर अंदर प्रेजेंट होता है उसकी वॉइड्स में, मतलब जो उसकी गैपिंग है उसमें, और कुछ वाटर क्या होगा उसमें जो सरफेस पे लगा होगा, क्योंकि हमने उसको सबमर्ज कंडीशन में रखा था। तो एक ड्राई क्लोथ से हम उसको केवल क्या करेंगे, जो उसके ऊपर से वाटर लगा हुआ होगा वो वाटर को हम क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी बास्केट तो खाली है, उसमें से एग्रीगेट तो हमने निकाल दिया, तो एक बार हम क्या कर लेंगे, एम्प्टी बास्केट का वेट मेजर कर लेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं क्या कर लूं, W2 माइनस W3 कर दूं, तो जो सबमर्ज कंडीशन है मेरा वेट ऑफ एग्रीगेट आ रहा था, जब तक हमने उसको हुक पे लगा रखा था वेइंग बैलेंस में, तो उसमें तो वो बास्केट के वेट को भी ले रहा होगा ना। तो W2 माइनस W3 मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे सबमर्ज कंडीशन में एग्रीगेट का वेट है ना, क्योंकि बास्केट का वेट मैंने माइनस कर दिया। ठीक है। तो ये W2 माइनस W3, इसमें हम टोटल 5 वेट मेजर करेंगे, तो थोड़ा ढंग से समझना। अब हमने क्या कर दिया, इसके बाद जो है बैलेंस को 0 कर दिया टेयर बटन से, और उसके बाद हमने क्या किया है, एग्रीगेट्स की ड्राई क्लोथ्स की हेल्प से क्या कर दिया, सरफेस मॉइस्चर को हटा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन वेट मेजर करेंगे। तो सरफेस ड्राई सैंपल, जो हमारा एग्रीगेट की सरफेस की मॉइस्चर हम हटा चुके हैं, उसके बाद जो उसका वेट आएगा उसको हम कहते हैं W4। तो W4 आपका वेट हमने दोबारा से मेजर करेंगे ऐसी कंडीशन में, क्योंकि अभी तक हमने जो W2 लिया था उस कंडीशन में तो उसमें क्या था, सबमर्ज कंडीशन में था। बट अगर मैंने सरफेस की मॉइस्चर हटा दी तो एक और बार हम वेट मेजर करेंगे, उसको बोलते हैं W4। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने क्या किया, अब अपने सैंपल को, ये तो हमने सरफेस की मॉइस्चर तो हटा दी, बट उसकी वॉइड्स में तो अभी भी वाटर प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, अब अपने सैंपल को 24 आवर्स के लिए जो ओवन है उसमें रख लेंगे एट 110 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो उसके अंदर भी जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, वाटर होगा, वो सब वो ओवन के अंदर से क्या होगा, बाहर चले जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और लास्ट में जो कंप्लीट ड्राई सैंपल होगा मेरा, उस कंप्लीट ड्राई सैंपल का मेरे पास जो वेट आएगा वो होगा W5। तो W5 आ गया मेरा लास्ट में। तो ये हमारे पास यहाँ पे रीडिंग्स आएंगी 5। उससे पहले थोड़ा सा क्या कर देते हैं, एक बार वीडियो को देख लेते हैं, तो वीडियो से आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो है। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 kg सैंपल लिया एग्रीगेट्स का, ठीक है, जो कि 10 mm से ज्यादा होना चाहिए। उसका वेट मेजर किया कि हम सही कर रहे हैं मेजर या नहीं। ठीक है। तो ये हो गया आपका। सबसे पहले हमने फिर क्या किया, इस एग्रीगेट सैंपल को हमने बास्केट में डाल दिया। ये वायर बास्केट है, सबसे नीचे दिख रही होगी आपको। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको उस कंटेनर में 25 टाइम्स ऊपर ड्रॉप किया, अंदर बाहर। ठीक है। जिससे कि इसमें अच्छे से क्या हो जाए, वाटर में इसकी सरफेस पे लग जाए। ठीक है। देन हमने क्या किया, कंटेनर को और बास्केट को दोनों को ही उसके अंदर डाल दिया। तो बास्केट को तो हमने क्या कर दिया, हुक पे हैंग कर दिया है, और जो ये कंटेनर है इसको अभी हमने नीचे बस रखा है। अब धीरे धीरे हम साइड से क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। रोटेटिंग जो हमारा लीवर है, उस लीवर की हेल्प से हमने क्या किया, कंटेनर को ऊपर शिफ्ट किया। और कितना शिफ्ट करना है कि हमारे जो एग्रीगेट्स हों वो कंप्लीटली उसमें सबमर्ज रहें इस कंडीशन में। मतलब हमारा वाटर उन एग्रीगेट से 50 mm ऊपर रहे। ठीक है। फिर 24 आवर्स के लिए हमने इसको छोड़ दिया ऐसे ही। आफ्टर 24 आवर्स हम इसका वेट करेंगे, तो इसका हमारे पास एक वेट आ जाएगा, जिस वेट को हम क्या कहते हैं, W2 वेट। तो ये जो W2 वेट होगा अभी, ठीक है, ये जो इसका वेट आएगा, इस सबमर्ज कंडीशन में हमारा वेट आएगा। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एग्रीगेट्स को अलग कर दिया यहां से।
ठीक है, एक जगह पे। और जो भी इसकी सरफेस मॉइस्चर है उसको हमने एक ड्राई कॉटन क्लॉथ से साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी सरफेस मॉइस्चर सारी हट जाए। एक बार एम्प्टी बास्केट का भी वेट मेजर कर लेंगे उसके बाद। और एम्प्टी बास्केट का जब वेट मेजर हो जाएगा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे सरफेस ड्राई एग्रीगेट सैंपल है इनका भी वेट मेजर कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने एग्रीगेट को ओवन में रख लेंगे फॉर 24 आवर्स। आफ्टर दैट ये जो हमारा लास्ट में फिर 24 आवर्स के बाद जब हम इसे बाहर निकालेंगे उसका एक बार फिर से वेट मेजर कर लेंगे लास्ट में, और ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट ड्राई एग्रीगेट का वेट। ठीक है, तो यही थी हमारी प्रोसीजर पूरी की पूरी। तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन टेबल को समझना है। सबसे पहले आपके पास जो यहां पे पहला वेट हमने मेजर किया था W1, वो था हमारा स्टार्टिंग में एग्रीगेट सैंपल जो हमने 2000 ग्राम लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी रीडिंग कौन सी ली थी, जब हमारा बास्केट विद सबमर्ज्ड एग्रीगेट, जो हमारे एग्रीगेट थे उस सबमर्ज कंडीशन में बास्केट के अंदर ही थे, दूसरी कंडीशन में हमने वो W2 इसमें क्या किया था, मेजर किया था। तो 2000 था स्टार्टिंग में, W2 इतना ज्यादा 6744 कैसे आ रहा है, क्योंकि इसमें बास्केट का भी वेट है। तो थर्ड हमने क्या किया, जब एग्रीगेट को बाहर निकाल दिया उसके बाद एक बार एम्प्टी बास्केट का वेट लिया, तो एम्प्टी बास्केट का वेट हमारा आया 5508। तो इट मींस हमारे सबमर्ज एग्रीगेट का वेट कितना हो जाएगा, W2 माइनस W3, ये हमारा सबमर्ज कंडीशन में हमारा वेट आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ हमने जो वेट मेजर किया सरफेस ड्राई एग्रीगेट, जब हमने क्लॉथ से उसकी सरफेस मॉइस्चर को हटाया था तो W4 हमारे पास आया, वो W4 आ गया 1980। एंड लास्ट हमने क्या किया, फिर अपने सैंपल को ओवन में रखा, और ओवन में रखने के बाद हमारे पास जो वेट आया W5, उस W5 को हम कहते हैं क्या, सरफेस ड्राई एग्रीगेट का वेट W5, वो आ गया 1964। ठीक है, तो इतने हमने मेजरमेंट क्यों की, इसको एक बार समझते हैं नेक्स्ट अपनी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो कैलकुलेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है हमारी, ड्राई वेट ऑफ एग्रीगेट्स अपॉन वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब अपने एग्रीगेट के वेट को हम क्या कर रहे हैं, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। चलो पहले वाटर कंटेंट समझ लेते हैं, इसकी ज्यादा इजी कैलकुलेशन है। वाटर कंटेंट मैंने आपको बताया था वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एग्रीगेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ एग्रीगेट। तो वाटर कितना प्रेजेंट है उसको कंपेयर कराना है अपने सॉलिड्स से एग्रीगेट्स के साथ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं क्या कर लूं, ड्राई एग्रीगेट W5, इस कंडीशन में क्या होगा, मेरे पास कंप्लीटली ड्राई है, मतलब इस कंडीशन में कोई वाटर नहीं है, और सरफेस ड्राई एग्रीगेट, इस कंडीशन में मेरे सरफेस में तो कोई मॉइस्चर नहीं है, बट वाटर के अंदर, एग्रीगेट के अंदर वॉइड्स में वाटर जरूर प्रेजेंट है। तो अगर मैं क्या कर दूं, W4 माइनस W5 अपॉन W5 कर दूं, तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है वाटर कंटेंट आ जाएगा। तो यही यहां पर किया गया है, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू W4 माइनस W5 अपॉन W5 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा वाटर कंटेंट। तो 1980 माइनस 1964 अपॉन 1964 इंटू 100, तो 0.81% मेरे पास आ गया वाटर कंटेंट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में हम क्या करेंगे, अपने एग्रीगेट के वेट को, मतलब ड्राई वेट को, जो मेरा ड्राई वेट ये है 1964, और वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, W2 माइनस W3 कर दिया, जो मेरा स्टार्टिंग में था। मैंने क्या कर दिया, मतलब सबमर्ज कंडीशन है, मेरा जो वेट है एग्रीगेट का उसको एम्प्टी बास्केट से माइनस कर देंगे, तो यहां पे मेरी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, W2 माइनस W3 से। तो अब मैं वही कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, सरफेस ड्राई एग्रीगेट माइनस सबमर्ज्ड कंडीशन में जो मेरे पास वेट आएगा उसको डिवाइड कर लेंगे, W मतलब वो अपॉन में रहेगा। क्यों, क्योंकि वो मेरे को दे देगा वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है, ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं पहले आपको वो बताया। हम शुरू में क्या करेंगे, देखो ड्राई वेट ऑफ एग्रीगेट, ऊपर का तो W5 है, वो तो आपको समझ में आ गया हो। अब जो नीचे वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये कैसे निकल रहा है, इसको थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, W2 माइनस W3 किया। क्यों, क्योंकि मैंने को बास्केट का वेट हटाना था। तो मतलब मेरे पास ये 6744 माइनस 2550 5508 से मेरे पास कुछ एक वैल्यू आ जाएगी। मैं नॉर्मल लिखता हूं 2200, ऐसी कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मेरे पास आ गया सबमर्ज कंडीशन में मेरे सॉइल सैंपल का वेट। और W4 क्या है, सरफेस ड्राई एग्रीगेट का वेट। तो अगर मैं सरफेस ड्राई एग्रीगेट से सबमर्ज्ड
वेट ऑफ एग्रीगेट को माइनस कर दो तो वो किसका वेट दे देगा कि उस इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये सब हमने इक्वल वॉल्यूम बनाने के लिए ही तो किया था, तो मेरे पास लास्ट में आ जाएगा वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो 1980 माइनस 6744 माइनस 5508, तो मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी 2.64 और वाटर कंटेंट आ जाएगा मेरा 0.81%। तो ये है इसकी कैलकुलेशन। वाटर कंटेंट की तो काफी इजी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने आपको काफी अच्छे से उसको समझाया। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन है। तो एट लास्ट हमारे पास जो गिवन एग्रीगेट सैंपल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई 2.64 एंड वाटर कंटेंट जो हमारा गिवन एग्रीगेट सैंपल का आ गया वो आ गया 0.81%। तो यही हमारी रेंज भी थी और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आपको इसमें वही रखना है कि एपरेटस को क्लीन रखना है एंड वेइंग शुड बी डन वेरी केयरफुली। सो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। तो हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारी वीडियो सीरीज है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जो हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं, सो अवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज टू डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क डेंसिटी एंड वॉइड्स ऑफ एग्रीगेट। तो ये टेस्ट हमारा कोर्स एग्रीगेट के ऊपर परफॉर्म होगा। तो इस टेस्ट में हमें ये चेक करना है कि बल्क डेंसिटी और वॉइड्स ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट में वॉइड्स कितनी है और बल्क डेंसिटी कितनी है, ये कैसे हम चेक करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिकल हमें पहले समझना है बल्क डेंसिटी क्या होती है और वॉइड्स क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं। तो बेसिकली डेंसिटी मेरे ख्याल से हर कोई जानता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट वेट भी सब लोग जानते हैं। तो यूनिट वेट क्या होता है, जिसे हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी। डब्ल्यू अपॉन वी एक पर्टिकुलर मेरे यूनिट में, एक पर्टिकुलर मेरे जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कितना वेट अवेलेबल है, वही हमारा क्या होता है? बल्क डेंसिटी होता है। अब हम इस डेंसिटी को क्यों निकालते हैं? होता क्या है, जब हम कंक्रीट सैंपल बनाते हैं तो वहां पे हमारे क्या होता है, हमें सीमेंट लाना होता है, सैंड लानी होती है, कोर्स एग्रीगेट लाना होता है। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी बैचिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, मतलब मेरे पास इतना एक सीमेंट का बैग है, उसमें ठीक है मेरे को वेट पता है, डेंसिटी पता है अपने सीमेंट की। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मेरा कितना सीमेंट यूज होगा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मेरा कितना कंक्रीट यूज होगा, अगर मुझे ये चेक करना है तो उसके लिए मेरे को उसकी क्या होनी चाहिए, यूनिट वेट पता होना चाहिए। ये यूनिट वेट हम कैसे निकालेंगे, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना वेट आ रहा है हमारे एग्रीगेट सैंपल का। तो सिंपल प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, बल्क डेंसिटी या यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वॉइड्स की बात करते हैं। वॉइड्स हम बात करें तो वॉइड्स मींस होता है किसी भी एग्रीगेट सैंपल में, अगर मेरे पास ये यहाँ पे एक एग्रीगेट सैंपल है, उसमें कितने पोर्शन मेरे क्या है, ब्लैंक है, इस टाइप से, तो वही हमारा वॉइड होता है। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एक मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा है, बल्क डेंसिटी ज्यादा है या यूनिट वेट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्या होगा, वॉइड्स कम होंगी, है ना। सिंपल सी बात है, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा मास ऑक्यूपाई कर पा रहा है या ज्यादा वेट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इट मींस उसका क्या है, गामा ज्यादा, वेट ज्यादा है, तो वेट ज्यादा है तो गामा ज्यादा होगा, यूनिट वेट ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि बल्क डेंसिटी एंड वॉइड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो गामा हमेशा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉइड्स के। क्लियर हो गया ये चीज कि बल्क डेंसिटी क्या होती है और वॉइड्स क्या होती है। तो हमें हमेशा ट्राई करना है कि हमारे सैंपल की बल्क डेंसिटी ज्यादा हो और वॉइड्स उसमें कम हो। क्लियर, तो ये है इसका थ्योरी पोर्शन। एपरेटस की बात करें तो ये जो बल्क डेंसिटी एंड वॉइड्स वाला प्रैक्टिकल है, इसको हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, एपरेटस देख लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहली चीज चाहिए होगी वेइंग बैलेंस, क्योंकि हमें वेट मेजर करना है तो ऑब्वियस सी बात है वेइंग बैलेंस रिक्वायर्ड होगा। सिलिंड्रिकल मेटल मेजर, अब ये सिलिंड्रिकल मेटल मेजर क्या है, हमारे यहाँ पे दो सिलिंड्रिकल मेटल मेजर यूज होंगे। फर्स्ट वन जो होगा वो होगा 3 लीटर का और दूसरा यूज होगा हमारा 15 लीटर का। ठीक है, तो दोनों क्या है, हमारे सिलेंडर है 3 लीटर एंड 15 लीटर का। 3 लीटर वाला जो यूज होगा वो होगा हमारा 4.75 mm से कम वालों के लिए, और अगर हमारा जो एग्रीगेट साइज है वो 4.75 mm से ज्यादा है और 40 mm से कम है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 15 लीटर वाला। ये हो गया हमारा 3 लीटर वाला और ये हमारा 15 लीटर। ठीक है, तो दो इसमें हमें सिलिंड्रिकल मेटल मेजर यूज करने हैं। उसमें उसकी 15 सेंटीमीटर, ये उसकी डाया भी गिवन है और इसकी हाइट भी गिवन है। सिमिलरली 25 सेंटीमीटर डाया एंड 30 सेंटीमीटर हाइट या डेप्थ। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे यहाँ पे ये है, दिख रहे होंगे आपको, 3 लीटर, 15 लीटर, 30 लीटर यूज होता है। अगर हमारा 40 mm से भी बड़ा एग्रीगेट साइज है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इस टाइप से अलग अलग सिलिंड्रिकल मेटल मेजर को यूज करेंगे। वेइंग बैलेंस आप सब लोगों को पता है। फिर हमें चाहिए होगी टैंपिंग रॉड। टैंपिंग रॉड ये इस टाइप की होती है कुछ, ये जो बीच में दिख रहा होगा आपको, ये होती है आपकी टैंपिंग रॉड। ठीक है,
डैम्पिंग रॉड का साइज होता है 16 mm इन डायामीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो 16 mm हमारी होगी डायामीटर उस डैम्पिंग रॉड की और 30 सेंटीमीटर होगी हमारी उसकी लेंथ। और लास्ट हमें यूज करना है स्कूप। स्कूप यूज करते हैं हम एग्रीगेट को फिल करने में। ठीक है, तो आपको एपरेटस क्लियर हो गई, क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें। वेइंग बैलेंस, सिलिंड्रिकल मेटल मेजर, और दो होंगे इसमें यूज, 3 लीटर फॉर 4.75 mm से कम एग्रीगेट के लिए, और दूसरा मींस फाइन एग्रीगेट के लिए, और कोर्स एग्रीगेट के लिए हम यूज करेंगे 15 लीटर वाला। ठीक है, तो थ्योरी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। प्रोसीजर पे जंप करते हैं। देखो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, एक बार हमें लूज बल्क डेंसिटी निकालनी है और एक बार हमें क्या निकालना है, कॉम्पैक्टेड बल्क डेंसिटी, और दोनों के लिए करेंगे हम ये काम। 3 लीटर वाला यूज करेंगे जब हम कर रहे हैं फाइन एग्रीगेट पे टेस्ट को परफॉर्म, और जब हम कोर्स एग्रीगेट पे टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, 15 लीटर वाले सिलिंड्रिकल मेटल मेजर को यूज करेंगे। तो देखो फर्स्ट हमें क्या करना है, फॉर लूज बल्क डेंसिटी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने 3 लीटर या 15 लीटर जो भी आप कंटेनर यूज कर रहे हो उसका एक एम्प्टी वेट ले लोगे, किसमें, वेइंग बैलेंस में, वो आ जाएगा आपका W1। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलिंड्रिकल मेजर को एग्रीगेट से फिल करना है। ठीक है, डायरेक्टली फिल करना है आपको, और इस तरीके से फिल करना है कि वो उसमें कंप्लीटली फिल हो जाए। ठीक है, ये आपको करना है एग्रीगेट से। उस आपने पहले इसका वेट मेजर किया, वॉल्यूम तो आपको पता है बट वेट मेजर करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करा, इसमें एम्प्टी के बाद एग्रीगेट्स को फिल कर दिया। तो पहला वेट था मेरा W1 और एग्रीगेट के साथ मेरा वेट आ जाएगा W2। ठीक है, तो इट मींस मेरे पास एग्रीगेट का नेट वेट W क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1, W2 माइनस W1। सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। एक्स्ट्रा अगर आपको क्या हो रहा होगा, एग्रीगेट आ रहा होगा, ये बात ध्यान रखना है कि आपके इससे यहां से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊपर ना उठाओ। ये ना हो कि आपका वॉल्यूम तो यहां तक है बट आपने एग्रीगेट यहां तक भर दिया। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर कुछ जो आप एग्रीगेट फिल करोगे उसको लेवल कर लेना विद द हेल्प ऑफ कोई भी स्ट्रेट एज या टैंपिंग बार की हेल्प से, यहां से एक लेवल पे होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, तो लूज बल्क डेंसिटी में आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मेरे ख्याल से स्कूल लेवल प्रैक्टिकल है। उसके बाद कॉम्पैक्टेड बल्क डेंसिटी में आपको क्या करना है, अगेन वही आपका जो यहां पे ये है सिलिंड्रिकल मेटल मेजर, उसमें आपको फिर से एग्रीगेट पहले एक बार एम्प्टी वेट लेना है और उसके बाद क्या करना है, आपको एग्रीगेट से इसको फिल करना है। बट इस टाइम आपको ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्रीगेट आएगा इस टाइम 3 लेयर में फिल होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 लेयर में फिल होगा यहां से 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट लेयर जब आप एग्रीगेट की इसमें फिल करोगे तो सबसे पहले टैंपिंग बार की हेल्प से आप क्या करोगे, 25 टाइम्स इसको टैंप करोगे। फिर आप दूसरी लेयर को फिल करोगे, फिर टैंपिंग बार जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी 25 टाइम्स उसको टैंप करोगे। तो इससे क्या होगा, ये अच्छे से कॉम्पैक्ट होगा। थर्ड लेयर फिल करोगे, फिर उसको भी क्या करोगे 25 टाइम्स ऐसे करके यहां से क्या करोगे, टैंप करोगे। तो इससे वो क्या होगा, अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइम फिल करोगे। तो अगेन वही आपको फिर उसके बाद एग्रीगेट का वेट मेजर करना है W2। इस टाइम W2 वेट आएगा और पहले टाइम भी वेट हमने मेजर किया था, और W2 माइनस W1 एम्प्टी कंटेनर का वेट माइनस कर दूं तो मेरे पास यहां पे भी W आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपकी सिंपल सी दोनों के लिए, लूज बल्क डेंसिटी के लिए। और टोटल आपको 4 प्रोसेस करनी होंगी। एक बार 3 लीटर वाले पे ये 2 प्रोसेस होंगी, एक बार 15 लीटर वाले मेटल जो सिलिंड्रिकल मेटल मेजर है उस पे भी आपकी यही प्रोसेस एक बार फिर से परफॉर्म करोगे। ठीक है, क्लियर। तो ये वीडियो है, फर्स्ट हमारे पास ये 3 लीटर वाला सिलिंड्रिकल मेटल मेजर है। इसकी मैंने यहाँ पे डायमेंशन मैंने ऑलरेडी आपके अपरेटस में स्टार्टिंग में मेंशन की थी, तो यहाँ पे अगर डायमेंशन आप मेजर नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका वेट कर लो एम्प्टी कंटेनर का 3 लीटर का। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे डायरेक्टली इसको फिल कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। ये हमारा क्या देगा, लूज बल्क डेंसिटी। तो ये टॉप में आप स्केल से या किसी की भी हेल्प से इसको बस लेवल कर देना, लेवल में रहे वो, ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे हो रखा है आपका लेवल। तो सेकंड हमने वेट मेजर कर लिया, ये वेट आ गया हमारा विद एग्रीगेट, कंटेनर प्लस एग्रीगेट। तो अगर मैं एम्प्टी कंटेनर के वेट को इससे माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा हमारा मास। ठीक है, और वॉल्यूम हमें ऑलरेडी उसका पता है 3 लीटर, तो मेरे पास डेंसिटी आ जाएगी या यूनिट वेट आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका W/V। ठीक है, W/V। अब हम क्या करेंगे सेकंड केस में,
3 लेयर्स में इसी सैंपल को फिल करेंगे। पहले मैंने एक लेयर फिल की, उसके बाद टैंपिंग रॉड से इसको ऐसे करके 25 टाइम्स टैंप करना है आपको, ठीक है, इस तरीके से जैसे वो अभी कर रहे हैं। सेकंड आपने फिर एक और लेयर को फिल किया ऐसे, और उसको भी 25 टाइम्स टैंप किया। लास्ट में अगेन आपने थर्ड लेयर फिल किया और उसको टैंप किया, उसके बाद इसके टॉप भी लेवल में ले आए, तो ये मेरा एक नया वेट दे देगा। तो इस टाइम आप जो वेट मेजर करोगे, आप खुद चेक करोगे, तो इस टाइम आपका वेट ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारा इस टाइम क्या है, कॉम्पैक्ट हो गया है, वॉइड्स अच्छे से फिल हो गई हैं, ठीक है। अगेन सेम वही प्रोसेस आपको 15 लीटर वाले के साथ करनी है। 15 लीटर वाला जो आपका मेटल मेजर है, ये यूज होगा बेसिकली कोर्स एग्रीगेट्स के लिए। तो इसकी भी हमने डायमेंशंस मैंने ऑलरेडी एपरेटस रिक्वायर्ड में स्टार्टिंग में मेंशन कर रखी हैं, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, लूज यूनिट वेट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, पहले मैंने क्या करा, एम्प्टी वेट कर लिया इसका, और उसके बाद हम इसमें डायरेक्टली इसको फिल करेंगे। इस टाइम कोई कॉम्पैक्ट नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली इसको वेट को मेजर करेंगे। तो ये वेट हमारे पास आ जाएगा कुछ टाइप से, तो ये वेट आ गया हमारा, और एम्प्टी का तो हमारे पास ऑलरेडी वेट है, तो W/V के हेल्प से हमारे पास लूज बल्क डेंसिटी आ जाएगी कोर्स एग्रीगेट की, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को दोबारा से कॉम्पैक्टेड बल्क यूनिट के लिए करना है। तो अगेन वही आपको क्या करना है, पहले एक लेयर फिल करनी है, टैंपिंग रॉड से उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है, दूसरी लेयर फिल करनी है, उसको भी अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है, और तीसरी लेयर फिल करनी है, उसको भी 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड से कॉम्पैक्ट करना है। तो उसके बाद लास्ट में उसका भी आपको क्या करना है, वेट मेजर करना है। तो ये थी इसकी प्रोसीजर। ऑब्जर्वेशन टेबल पे आते हैं, तो ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी क्या करें बनेंगी, यहाँ पे इस टाइप से बनेंगी, ठीक है। फॉर फाइन एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल मेटल मेजर V = 3 लीटर। तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल मेटल मेजर था 3 लीटर यूज कर रहे थे हम फॉर फाइन एग्रीगेट। फॉर कोर्स एग्रीगेट वी वर यूजिंग वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल मेटल मेजर ऑफ 15 लीटर। तो वेट ऑफ लूज एग्रीगेट जो हमारा आया W, वो आया फाइन एग्रीगेट के केस में 5.216 kg, ठीक है। और वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड एग्रीगेट इन सिलिंड्रिकल मेटल मेजर W, वो आया 5.571 kg। ये कैसे आया इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वेट ऑफ लूज एग्रीगेट मतलब जो हमारा एम्प्टी वेट था उसमें से हमने क्या कर दिया, एम्प्टी वेट में से और जो एक्चुअल वेट आया उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास W आ गया 5.216 kg, ठीक है। और आप दोनों ही केस में नोटिस करना 5.216 लूज वाला कम आएगा और कॉम्पैक्टेड वाला ज्यादा आएगा। सेकंड वाले केस में कोर्स में भी देखो 21.3 kg लूज, और जब आप उसको टैंप कर रहे हो 3 लेयर्स में, 3 लेयर्स में फिल कर रहे हो और एक एक लेयर को 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड से टैंप कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाता है कि आपका वेट क्या हो जाता है, ज्यादा आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा अब जो एग्रीगेट सैंपल है वो कॉम्पैक्ट है, उसमें वॉइड्स कम है। तो यहां से आपकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, लूज यूनिट वेट हो गया W/V, ये आ गया 1.738 kg पर लीटर, और कॉम्पैक्टेड यूनिट वेट हो गया आपका 1.857 kg पर लीटर, ठीक है, फॉर फाइन एग्रीगेट। सिमिलरली फॉर कोर्स एग्रीगेट हमारे पास बल्क यूनिट वेट आ जाएगा W/V से 21.3/15 से 1.42, और ये आ गया 1.563। तो ये आपका कोर्स एग्रीगेट की रीडिंग्स है। कोर्स एग्रीगेट के केस में लूज और बल्क कॉम्पैक्टेड कितना आ रहा है, और ये आपकी फाइन एग्रीगेट वाली रीडिंग्स है। क्लियर। अब बात करेंगे वॉइड्स की, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। तो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है परसेंटेज ऑफ वॉइड्स का फॉर्मूला, वो इक्वल्स टू होता है, देखो, G माइनस गामा डैश अपॉन G इंटू 100, G माइनस गामा डैश अपॉन G इंटू 100। गामा डैश अभी हमने निकाला है 1.738, जो ये वाला है, मतलब लूज यूनिट वेट 1.738, इसी को मैंने यहां पे लिखा है G माइनस, और G होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो आपको पता है कि इससे पहले टेस्ट आपने निकाला था 2.64। तो 2.64 माइनस 1738 डिवाइडेड बाई 2.6। देखो ये फॉर्मूला कैसे आता है, अगर मैं इसको डिराइव करूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ वॉइड्स का, G माइनस गामा डैश अपॉन G इंटू 100। तो 2.64 माइनस 1.738 डिवाइडेड बाई 2.64 इंटू 100 से हमारे पास 34.17% आ गई परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। और कोर्स एग्रीगेट के केस में 2.64 माइनस 1.42 डिवाइडेड बाई 2.64, तो ये आ गया 46.21%। तो ये है आपके रिजल्ट। इसमें आपके बहुत सारे रिजल्ट आएंगे।
लूज बल्क डेंसिटी फाइन एग्रीगेट के लिए पहले ये 3 रिजल्ट आ गए और ये 3 आ गए आपके कोर्स एग्रीगेट के लिए। तो लूज बल्क डेंसिटी, कॉम्पैक्टेड बल्क डेंसिटी, वॉइड रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट, लूज बल्क डेंसिटी फॉर कोर्स एग्रीगेट, कॉम्पैक्टेड बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट 46.21। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसमें टोटल आपके पास रिजल्ट आ गया है कि ये जो 6 रिजल्ट हैं हमने इस टेस्ट को परफॉर्म किया। तो आई होप आपको ये टेस्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपनी बल्क डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं एग्रीगेट्स की और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वॉइड रेशियो, परसेंटेज जो आपका परसेंटेज ऑफ वॉइड्स है वो कैसे हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।